साथियों, वेलकम टू यू इन आवर चैनल उत्तरादेव एजुकेशन। साथियों, आज उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के द्वारा जो अटल उत्कृष्ट स्कूलों के लिए स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कराया गया उसका ये पेपर है। और स्पेशली जो फॉर लेक्चरर के लिए जो ये पेपर है, यानी टोटल ऑफ मार्क्स थे 60 क्वेश्चंस और 60 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज के और 30 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक थे। तो ये जो पेपर है ये इंग्लिश का पेपर है। तो 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज के यानी लेक्चरर के लिए सबके लिए सेम है, और जो 30 क्वेश्चंस है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यानी इसमें इंग्लिश लिटरेचर के 30 क्वेश्चंस को मेंशन किया गया है या दिखाया गया है। इसके बाद और भी पेपर हम डिस्कस करेंगे, और भी पेपर को आपके सम्मुख लाएंगे। तो जो लेक्चरर का जो पेपर था और 30 क्वेश्चन था ये सबके लिए सेम है, तो आप ज़रूर इसको देखें। और जो इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो भी इस पेपर को ज़रूर देखें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड प्रैक्टिस फॉर गिविंग फीडबैक, यानी फीडबैक देने के लिए कौन सी एक अच्छी प्रोसेस मानी जाती है। तो बी वैग्यू एंड जनरल, फोकस ऑन द पर्सन नॉट टू बिहेवियर, बी स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव, अवॉइड गिविंग एनी पॉजिटिव फीडबैक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी बी स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को माना गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू हैंडल नर्वसनेस डूरिंग अ प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन के दौरान अगर कोई नर्वस फील करता है तो किस चीज़ से हैंडल कर सकते हैं। तो ऑप्शंस आर हियर, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी एज द प्रैक्टिस एंड टेक डीप ब्रेथ, यानी अगर गहराई से या गहरी सांस लें तो उससे हम हैंडल कर सकते हैं नर्वसनेस को अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान। थर्ड क्वेश्चन इज एज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ चैलेंज ऑफ यूजिंग इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा कि चैलेंज माना गया है ऑफ यूजिंग इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। तो राइट ऑप्शन विल बी, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ चैलेंज ऑफ यूजिंग इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए जो चैलेंज माना गया है वो माना गया एज अ नॉन नेटिव स्पीकर्स में फेस डिफ़िकल्टीज़ विद प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। जो नॉन नेटिव स्पीकर है, यानी जो नॉन नेटिव है, यानी इंग्लिश एनवायरनमेंट नहीं है उसका, वो फेस करता है डिफ़िकल्टीज़ को अपने प्रोनाउंसिएशन में और प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ फ्लुएंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन सा टूल्स या कौन सा इनमें से सही रहेगा। तो राइट ऑप्शन विल बी एज द ए, यानी क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज एज द वाई इज़ इंग्लिश कंसिडर्ड अ ग्लोबल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, यानी इंग्लिश को क्यों कहा गया है एज द ग्लोबल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वाइडली यूज्ड इन बिजनेस, एजुकेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और दैट्स वाई कि इंग्लिश कंसीडर किया जाता है एज द ग्लोबल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इज एज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड कम्युनिकेटर। गुड कम्युनिकेटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन विल बी एज द ऑप्शन नंबर डी, यानी बीइंग एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, एम्पैथी के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फाइनली देन ही विल बी एबल टू एज अ गुड कम्युनिकेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज आइडेंटिफाई द बेनिफिट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, या व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो कौन से वो बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो राइट ऑप्शन विल बी एज द इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल टीम्स, यानी इंटरनेशनल टीम्स के साथ कोलैबोरेशन बना करके हम क्या कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का अपने वर्क प्लेस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज एज द
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन, कौन सा एक एग्जाम्पल है साइकोलॉजिकल बैरियर है कम्युनिकेशन के लिए? तो राइट ऑप्शन विल बी एज द ऑप्शन नंबर प्रिजुडिस एंड बायसेस। प्रिजुडिस और बायसेसनेस जो है वो क्या है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज एज द What is the key role of English in cross cultural communication? क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के लिए कौन सा की रोल है इंग्लिश का? तो द की रोल ऑफ इंग्लिश इन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के जो की रोल है वो है फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज What is the term for the process of converting a message into symbols or language? यानी कौन सी वो टर्म है जिसमें हम प्रोसेस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक मैसेज को सिम्बल्स और लैंग्वेज में? तो दैट प्रोसेस इज एज द इनकोडिंग, दैट इज कॉल्ड एज द इनकोडिंग मैथड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस? यानी कौन सा कम्युनिकेशन का कौन सा कंपोनेंट है जो कम्युनिकेशन का कंपोनेंट नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो कंपोनेंट नहीं है वो सेंडर कंपोनेंट है, मैसेज कंपोनेंट है, फीडबैक कंपोनेंट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा यानी जो नहीं है वो साइलेंस नहीं है। तो साइलेंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज एज द हाउ डज इंग्लिश एनहांस पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल? कैसे इंग्लिश एनहांस करता है आपका पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को? तो जो इंग्लिश है वो एनहांस करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल को किससे? इसका करेक्ट आंसर है बाय इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ क्लियरली एंड इफेक्टिवली। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच इज़ द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ मीनिंग इन कम्युनिकेशन? विच इज़ द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ मीनिंग इन कम्युनिकेशन? तो मीनिंग इन कम्युनिकेशन दैट इज द टर्म ऑफ द सीमेटिक्स, SEMANTICS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। The term communication originally emphasized which of the following? The term communication originally emphasized which of the following? तो जो ये टर्म है एम्फसाइज किया गया, किससे एम्फसाइज किया गया? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज़। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन? किसी ऑर्गेनाइजेशन में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? तो द राइट आंसर विल बी एज द पीयर्स डिस्कसिंग वर्क रिलेटेड इशूज़। यानी जो पीयर्स है या जो कलीग है वो अपने वर्क रिलेटेड इशूज़ को डिस्कस करें तो देन इट इज़ कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एग्जाम्पल फॉर द कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 is question number 16. What is the importance of pronunciation in English communication? What is the importance of pronunciation in English? Pronunciation in English communication. So right option will be as the it helps in conveying the message clearly and avoiding misunderstanding. यानी हम मिसअंडरस्टैंडिंग से बचते हैं। यानी जो इम्पोर्टेंस है प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश कम्युनिकेशन का उससे हम ये हेल्प मिलती है कि ये कन्वे करता है मैसेज को क्लियरली और हम अवॉइड होते हैं यानी बचते हैं किससे? मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत समझने से। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल? यानी गुड कम्युनिकेशन स्किल का कौन सा साइन है? तो राइट ऑप्शन विल बी एज द लिसनिंग मोर देन स्पीकिंग। यानी स्पीकिंग से ज़्यादा हमें क्या करना है? लिसनिंग करना है। इट इज़ एज द साइन ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन का कौन सा एग्जाम्पल है? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो एग्जाम्पल है वो राइटिंग अ बिजनेस ईमेल इज द
इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से इज एज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज, वर्ड जो वर्ड कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ था, तो इट ओरिजिन फ्रॉम कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर से ये ओरिजिन हुआ था कम्युनिकेशन वर्ड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ वर्ड शुड बी यूज्ड फॉर गुड कम्युनिकेशन, विच टाइप्स ऑफ वर्ड्स शुड बी यूज्ड फॉर गुड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाना चाहिए, तो इट यूज्ड फॉर द सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड्स वर्डिंग में कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज एज द what does the word transmitting primarily mean in communication, तो what does the word transmitting primarily mean in communication, तो answer will be as the conveying a message, convey a message then will be as the transmitting primarily mean in communication, तो option number B is correct of the question number 21। इसके बाद है question number 22। question number 22 says which of the following is not matched with the nature of good communication, तो कौन सा इसमें mismatched है, तो डायरेक्शनल प्रोसेस, फीडबैक प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, तो पैसिव प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, तो क्वेश्चन नंबर 23 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट टू वन अनदर इन मोर लिबरल एनवायरनमेंट, तो लिबरल एनवायरनमेंट्स में कैसे स्टूडेंट इंटरेक्ट कर सकता है, तो इसका है इन डिस्कशन विद इन द स्मॉल ग्रुप, यानी स्मॉल ग्रुप में अगर स्टूडेंट क्या करे, इंटरेक्ट करे, तो देन स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट टू वन अनदर इन मोर लिबरल एनवायरनमेंट इन डिस्कशन विद इन द स्मॉल ग्रुप्स, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में इन फॉर्मल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स व्हेन यू डू नॉट नो द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर होगा गेस एंड प्रोवाइड एनी आंसर कॉन्फिडेंटली, रिमेन साइलेंट एंड अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, एडमिट दैट यू डू नॉट नो, तो जो 24 नंबर का चेंज द टॉपिक इमीडिएटली, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी इन फॉर्मल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स व्हेन यू डू नॉट नो द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, जब आपको आंसर नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो सीधी सीधी बात है कि आपको क्या कर देना चाहिए, एडमिट कर देना चाहिए, यानी एडमिट कर देना चाहिए, एडमिट दैट यू डू नॉट नो, यानी आपको क्या कर देना चाहिए, एडमिट कर देना चाहिए, स्वीकार कर देना चाहिए कि भाई मैं नहीं जानता हूँ, दैट्स राइट। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज एज द when someone tailors his speech passed on the social context and after alternates between two or more languages known to the audience, this form an example, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये इट्स कॉल्ड एज द कोड स्विचिंग एग्जाम्पल, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज एज द इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हाट डज फीडबैक इंश्योर्स, कम्युनिकेशन की प्रोसेस में जो फीडबैक है क्या इंश्योर करती है, तो फीडबैक इंश्योर करती है एज द सेंडर के मैसेज को, यानी द सेंडर्स मैसेज वाज अंडरस्टूड इंटेंडेड, यानी सेंडर के मैसेज को अच्छे से क्या किया गया है, अच्छे से पढ़ा गया है, अच्छे से समझा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज एज द व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन अमंग पीयर्स, पीयर्स के बीच में डिजिटल कम्युनिकेशन जो है उसका क्या एग्जाम्पल है, तो उसका एग्जाम्पल है एज द सेंडिंग अ मैसेज in a group chat, sending a message in a group chat is the right option of the question number 27 and option number C is correct of the question number 27. Next है question number 28. Question number 28 is वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है कैन बी क्लासिफाई किया जाता है एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, किसको क्लासिफाई किया जाता है, तो किया जाता है विजुअल वन को किया जाता है कि ऑडियो विजुअल टू वे को किया जाता है कि ऑडियो विजुअल वन वे को किया जाता है, तो जो किया जाता है ऑडियो विजुअल टू वे को किया जाता है, यानी दोनों साइड का कम्युनिकेशन को, दैट इज कॉल्ड एज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कम्युनिकेशन और एज द टाइप्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कम्युनिकेशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। इन कम्युनिकेशन
कोनोटेटिव वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद, जो कोनोटेटिव वर्ड्स हैं वो एसोसिएटेड है, वो किससे एसोसिएटेड हुए, तो जो कोनोटेटिव वर्ड्स एसोसिएटेड हुए वो लिटरल, डिक्शनरी, डेफिनेशन, प्रोसेस, तो कोनोटेशन जो वर्ड्स है वो एसोसिएटेड है, दे आर एसोसिएटेड विद द फीलिंग्स एंड आइडियाज दैट पीपल मे कनेक्ट विद देम, फीलिंग से और आइडिया से कनेक्टेड है, जो पीपल क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। तो लास्ट क्वेश्चन यानी जितने भी स्टूडेंट्स या डियर टीचर्स जिन्होंने भी लेक्चरर का एग्जाम दिया है अटल उत्कृष्ट स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए, तो उन सब के लिए एक ही पेपर आया था और 30 क्वेश्चन सबके सेम है। और इसके बाद 31 क्वेश्चन के बाद हिंदी का अलग होगा, मैथ्स का अलग होगा और इंग्लिश का अलग होगा, तो अलग अलग है। लेकिन 31 क्वेश्चन के बाद हम केवल इंग्लिश का ही डिस्कस करेंगे, यानी इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करेंगे। और जो और पेपर है, जैसे जैसे हमें और पेपर मिलते हैं या प्रोवाइड होते हैं, वैसे वैसे हम उन पेपरों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल फॉर एवरी टीचर ऑफ द लेक्चरर इन द इंटर कॉलेजेस फॉर द अटल उत्कृष्ट एग्जाम। तो लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप्स में कौन सा कम्युनिकेशन ज़्यादा यूजफुल होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यू नो वेरी वेल एज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीयर ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके बाद 31st क्वेश्चन से स्टार्ट होता है इंग्लिश लिटरेचर का। अब हम इंग्लिश लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इंग्लिश के क्वेश्चंस के बारे में। तो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी 31वां नंबर क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है। द लाइन्स गिवन बिलो ऑक्योर इन वन ऑफ T.S. Eliot's poem. Choose the correct option from the given answers. Time present and time past are both perhaps in time future and time future contained in time past. If all time is certainly present, all time is unredeemable. ये किस पोएम्स की कोटेशन ली गई है, तो ये जो कोटेशन ली गई है, ये कोटेशन ली गई है T.S. Eliot की एक फेमस पोएम है जिसका नाम है बर्न्ट नॉर्टन से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स केम इन कॉन्टैक्ट विद द ग्रेट इंडियन मिस्टिक पुरोहित स्वामी एंड हेल्प्ड द स्वामी टू ट्रांसलेट द संस्कृत स्क्रिप्चर्स, यानी हु अमंग द फॉलोइंग कौन सा ऐसा पोएट है जो कॉन्टैक्ट में आया किसके, ग्रेट इंडियन मिस्टिक पुरोहित स्वामी के, और उन्होंने हेल्प की स्वामी की टू ट्रांसलेट संस्कृत स्क्रिप्चर्स को। तो यू नो वेरी वेल कि दैट वाज द फेमस पोएट ऑफ द W.B. Yeats, जिन्होंने गीतांजलि यानी रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के प्रीफेस को भी लिखा था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, इन विच ईयर डिड King Henry VIII of England renounced the sovereignty of people and declared himself the head of the church, English church. तो ये कौन सा किस सन में हुआ था, तो इट इज़ इन द 1532 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन हु फाउंड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल, यानी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन किसको बोलते हैं कि उन्होंने इंग्लिश को ब्रिक की तरह लिया और मार्बल की तरह इंग्लिश को छोड़ दिया, तो ही वॉज एज द जॉन ड्राइडन के लिए जॉनसन बोलता है कि जॉन ड्राइडन ने ब्रिक की तरह इंग्लिश को लिया और मार्बल बना के उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इन मॉडर्न पोएट्री, मॉडर्न पोएट्री में ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से कौन सा राइटर या कौन सा पोएट एसोसिएटेड नहीं है, तो जो एसोसिएटेड नहीं है सिसिल डी लिविस है, स्टीफन स्पेंडर है, W.H. ऑर्डन है, यानी जो नहीं है वो है W.B. Yeats। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 में क्वेश्चन है देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन हुम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट, हु सेज द अबव लाइन्स इन वन ऑफ शेक्सपियरन ट्रेजेडीज। तो शेक्सपियरन ट्रेजेडी में कौन ऐसी लाइन्स बोलता है, तो द करेक्ट आंसर विल बी एज द डंकन कहता है, यानी किंग डंकन कहता है, और किंग डंकन है कहाँ पे है, मैकबेथ में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 इज व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ग्रीस कनार्ड्स प्ले तुगलक, ग्रीस कनार्ड का जो प्ले तुगलक है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो वो दिल्ली सल्तनत यानी तुगलक वंश से रिलेटेड है, तो अकबर के रिजीम से नहीं है, मुगल पीरियड से नहीं है, ब्रिटिश से नहीं है, तो दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करता है तुगलक प्ले और बाय ग्रीस कनार्ड का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 इज
टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव, कई बार LT एग्जाम में, कई बार लेक्चर एग्जाम में इसको पूछा गया है, और जब हमने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था तो डायरेक्टली उसमें लिखा गया है कि टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव एक फेमस कोटेशन है, और जो फेमस कोटेशन है यानी इमोर्टलिटी ओड की, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ का एक फेमस ओड है, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी का, उससे ये ली गई है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इज विच वन ऑफ दीज इज अ पोएम बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन की इसमें से कौन सी पोएम है? तो क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी इज द फेमस पोएम बाय वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इज एज द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी फ्रॉम वेयर आर द अबव लाइन्स टेकन। ये लाइन्स कहाँ से ली गई है? तो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग इज अ फेमस पोएम बाय W.B. Yeats। W.B. Yeats की पोएम सेकंड कमिंग से ये लाइन ली गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 इज एज द चूज द करेक्ट मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी टू कम टू टर्म्स विद। टू कम टू टर्म्स विद का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? टू कम टू टर्म्स विद का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 है। टू मेक एन अरेंजमेंट है, टू इंटीमीडिएट है, टू एवरेज है, टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज एज द टू मेक एन agreement is the correct option. Now question number 42, each word given below is spelled differently, choose the one with correct spelling, यानी correct spelling आपने find out करनी है क्वेश्चन नंबर 42 की। तो इसमें जो दिया गया है करेक्ट, चूज द वन विद करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग जो होगी वो होगी QUERULOUS, क्वेरलस। क्वेरलस का मतलब होता है चिड़चिड़ा आदमी, चिड़चिड़ा या जो बड़बड़ाता रहता है, चिड़चिड़ा। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 इज एज द पिक आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द 4 चॉइसेस, यानी कौन सा वर्ड इसमें मिस स्पेल्ड हुआ है। तो इसमें थोड़ा डाउट है। लेचरस तो खैर सही है और स्ट्रेट फास्ट सही है, तो एंथरल भी थोड़ा मिस स्पेल्ड हुआ है और इशॉर्ड भी मिस स्पेल्ड। शायद एंथरल ने एंट्रल होना था और इशॉर्ड ने इनशॉर्ड होना था। तो इसमें शायद सभी को ग्रेस मार्किंग या सभी को बराबर नंबर मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन गलत है। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 इज फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन, और वर्ड है यानी सेंटेंस है हिज फैंसी ... आर ट्रेजर मे प्रूव टू एक्सपेंसिव। हिज फैंसी के लिए यूज हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि 4 प्रीपोजिशन का यूज होगा, यानी हिज फैंसी फॉर आर्ट ट्रेजर मे प्रूव टू एक्सपेंसिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 इज द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस, या स्पिरिट ऑफ एडवेंचर जो कैरेक्टर है ये किस में यूज हुआ है? तो सबसे पहले बात, जो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर कैरेक्टर यूज हुआ है ये यूज हुआ है बियोल्फ पोएम में। और जब ये बियोल्फ पोएम में यूज हुआ है तो समथिंग ये अगस्टन एज का नहीं है, कैरोलाइन एज का नहीं है, रोमांटिक एज का नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा एलिजाबेथन है। वैसे ये एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मन पीरियड के हैं, लेकिन फिर भी अगर इसमें जब ऑप्शन नहीं दिया तो एलिजाबेथन एज विल बी करेक्ट, द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर कैरेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 एज द हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 4 व्हील्स ऑफ द नोवेल। 4 व्हील्स ऑफ द नोवेल्स जो थे, फील्डिंग था, यानी हेनरी फील्डिंग 4 व्हील्स जो कहे जाते थे इंग्लिश नोवेल के, यानी फील्डिंग थे, स्मॉलेट थे, रिचर्डसन थे, और उसके साथ एक राइटर और था जिसका नाम था लॉरेंस स्टर्न। तो जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसमें है यानी स्विफ्ट है, जो स्विफ्ट नहीं है, यानी स्विफ्ट इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है GB शॉ बिलोंग्स टू, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे वो किस एज से बिलोंग करते थे? जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे वो बिलोंग करते थे हमारे मॉडर्न एरा से, यानी मॉडर्न ड्रामा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलेनिज्म एंड सेंसुअसनेस आर द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वालिटीज ऑफ, और आप जानते हैं कि सेंसुअसनेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी वो जॉन कीट्स की ही थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 इज एज द हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट। इनमें से मेटाफिजिकल पोएट कौन है, कौन नहीं है? तो जो मेटाफिजिकल पोएट नहीं है वो जॉन डन तो है, रिचर्ड क्रॉशो भी है, थॉमस कैरियू भी है, तो जो नहीं है वो है जॉन ड्राइडन, यानी जॉन ड्राइडन मेटाफिजिकल पोएट नहीं है। जॉन डन है लेकिन जॉन ड्राइडन नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 रोमेंटिसिज्म इज द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। ये एक फेमस कोटेशन है, रोमेंटिसिज्म इज द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। ये किसकी कोटेशन है? तो ये बोलता है वॉल्टर पेटर कहता है। इसके बाद है
Question number 51. Question number 51 is as the term metaphysical is applied to poetry was first used by. जो metaphysical जो term है इसको अप्लाई किया था पोएट्री के लिए, इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो इट वॉज यूज्ड बाय एज द डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. एज टर्म के तौर पर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इसको इनिशिएट किया था मेटाफिजिकल, और फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री वॉज कॉल्ड एज द जॉन डन. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52. क्वेश्चन नंबर 52 इज एज द क्वेश्चन नंबर 52 इज एज द विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेट ऑफ रोमांटिक पोएट्री. रोमांटिक पोएट्री का कौन सा इसमें ट्रेट नहीं है, यानी कौन सा इसमें गुण है? अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन सीनरी एंड स्पेशली अनटेम्ड एंड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन नेचर, ये था. एसोसिएटेड बिटवीन मैन एंड नेचर, ये भी था. टाउन जीनियस, यानी टाउन जीनियस एंड पावर ऑफ लॉजिक, ये रोमांटिक पोएट्री का कोई भी क्या नहीं था, कोई भी ट्रेट नहीं था. टाउन जीनियस और पावर ऑफ लॉजिक की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, यानी रोमांटिक एज वालों ने ध्यान दिया ग्रोइंग इंटरेस्ट इन सीनरी स्पेशली अनटेम्ड पर, यानी स्पेशली रूरल या वल्गरिटी पर, वल्गरिटी नहीं, ये विलेजेस लाइफ पर, और एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट दिया नेचर पर, और एसोसिएशन दिया बिटवीन मैन और नेचर के बीच में. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 इज एज द विच ऑफ द नोवेल्स इज रिटन बाय शशि देशपांडे. शशि देशपांडे का कौन सा नोवेल है इसमें से? तो बाइंडिंग वाइन जो नोवेल है इट वॉज रिटन बाय शशि देशपांडे. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 54 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बैलेड. यानी बैलेड का इसमें कौन सा फीचर नहीं है? तो जो बैलेड होती है इट टेल्स अ स्टोरी, स्टोरी बताती है. देयर इज़ नो ड्रामेटिक एलिमेंट, यानी ड्रामेटिक एलिमेंट होते हैं बैलेड में, लेकिन इसमें नो ड्रामेटिक एलिमेंट लिखा गया. तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलटी लेक्चरर के एस्पिरेंट्स के लिए. और जो बैलेड होती है, बैलेड स्टोरी बताती है. बैलेड में ड्रामेटिक एलिमेंट भी होते हैं, बैलेड में ड्रामेटिक एलिमेंट भी होते हैं, नो काट के ड्रामेटिक एलिमेंट भी होते हैं, और सिंगल एपिसोड बताता है. यानी जो नरेटर होते हैं, नरेटर ज़्यादातर क्या है, इम्पर्सनल होते हैं. यानी अगर बैलेड की बात करें तो बैलेड ब्लेंड होता है, बैलेड जो ब्लेंड होता है डांस का, म्यूज़िक का और ड्रामा का, डांस म्यूज़िक और ड्रामा का ब्लेंड होता है कौन? बैलेड. तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है बी. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55. एज फ्लाइज टू वॉन्डन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर द स्पोर्ट इन विच द शेक्सपियर प्लेज डज दिस लाइन ओकर. जिसने भी हमसे पढ़ा होगा तो अवश्य आपके नोट्स में बिल्कुल लिखा होगा, मेंशन किया होगा कि ये जो लाइन्स है, ये कोटेशन है, किस प्ले में लिखी गई है. तो दीज लाइन्स आर रिटन इन द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, और उस प्ले का नाम है किंग लियर. उस प्ले का नाम है किंग लियर. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56. हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद मॉडर्न एग्जिस्टेंशलिज्म. एग्जिस्टेंशलिज्म एक टर्म है, इससे मॉडर्न एग्जिस्टेंशलिज्म जो टर्म है इससे कौन एसोसिएटेड है? तो जीन पॉल सार्टर इज एसोसिएटेड विद द मॉडर्न एग्जिस्टेंशलिज्म. तो 56 का क्वेश्चन नंबर जो आंसर है वो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. इसके बाद है 57 का जो क्वेश्चन है, 57 क्वेश्चन नंबर है. चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, और वर्ड का नाम है ऑस्टेंटेशियस. ऑस्टेंटेशियस का मतलब है जो बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, बहुत ज़्यादा आडंबर करता है, यानी अपने आप को दिखाने के लिए ताकि लोग उससे इंप्रेस हुए, दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्टेंटेटियस. और इस ऑस्टेंटेशियस का जो मीनिंग है, यानी ऑपोजिट मीनिंग है, ऑपोजिट मीनिंग ऑफ ऑस्टेंटेशियस विल बी एज द फ्लैम्बोयेंट नहीं होगा. इसका जो मॉडेस्ट विल बी एज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 57. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58. चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी अपोजिट बताना है आउटलैंडिश का. आउटलैंडिश का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब जो बातें करता है, अजीबोगरीब हरकत करता है, बहुत स्ट्रेंज होता है, अति विचित्र होता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉमन, यानी कॉमन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 58. और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ दीज वर्ड्स इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइडेड. और इसका जो मीनिंग है जॉकंड, जॉकंड का जो करेक्ट मीनिंग है, जॉकंड का करेक्ट मीनिंग क्या है? तो जॉकंड का जो करेक्ट मीनिंग होगा वो मेरी होगा. मेरी विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ जॉकंड. और जॉकंड का मतलब है प्रसन्न रहना या हंसमुख रहना, और मेरी का मतलब भी है प्रसन्नचित रहना या हंसमुख रहना. और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द लास्ट क्वेश्चन इज एज द फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. इस इडियम का करेक्ट मीनिंग देना.
टाइड टू समवंस एप्रॉन स्ट्रिंग्स, टाइड टू समवंस एप्रॉन स्ट्रिंग्स, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी एज द बी इंडिपेंडेंट, टू बी डोमिनेटेड बाय, टू बी डोमिनेटेड बाय, किसी के प्रभुत्व में न डोमिनेशन में होना इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 60। तो साथियों आज हमने अटल उत्कृष्ट स्क्रीनिंग परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ उसके पेपर को सॉल्व कर दिया है, और आप इसको ज़रूर देखें और अपनी गुड अंडरस्टैंडिंग से इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर LT एंड लेक्चरर एग्ज़ाम्स एस्पिरेंट्स ऑल्सो। और ये जो स्कूल्स में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो फर्स्ट पेपर आया था, फर्स्ट 30 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने पूछे थे, और ये क्वेश्चन बहुत यूजफुल, पिछले साल का जो पेपर था थोड़ा ज़्यादा लिटरेचर और यानी सब्जेक्ट रिलेटेड और ज़्यादा लैंग्वेज से आया था, लेकिन इस बार का लैंग्वेज से कम आया था, बल्कि लैंग्वेज में जो कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए उससे ज़्यादा आया था। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।